हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमान। ध्यान से सुनना सर। अपन जीएसटी के जितने भी एमसीक्यूज है, बहुत सारे एमसीक्यूज है मेरे पास। तो बहुत सारे एमसीक्यूज अपन कवर करेंगे। ये आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे सर, क्योंकि ये इन्हीं एमसीक्यू में से कोई ना कोई एग्जाम में आता है। तो अगर आप ध्यान दोगे, फ्रेंड्स को शेयर करोगे और लाइक जरूर करना सर। इतनी मेहनत कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मुझे भी मोटिवेशन मिलना चाहिए। ठीक है, लेट स्टार्ट। टाइम वेस्ट नहीं करते सर, जीएसटी के एमसीक्यूज करना है। ठीक, लाइक करना और फ्रेंड्स को शेयर करना। लेट स्टार्ट सर। देखो, सबसे पहला दिया हुआ है सर, देखो क्वेश्चन वन, प्रेजेंटली डैश इज लेविएबल ऑन डैश ऑफ द नेचुरल गैस। तो सर, नेचुरल गैस में भी जीएसटी और सप्लाई तो लगता ही नहीं है सर, बात ही खत्म हो गई। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, यस सर, मैन्युफैक्चर या प्रोडक्शन में लगता है। सेंट्रल सेल्स टैक्स लगता है सर, इंटर स्टेट सेल में। वैल्यू एडेड टैक्स लग जाता है सर, इंट्रा स्टेट सेल में। सर, स्टेट एक्साइज ड्यूटी नहीं लगता है। स्टेट एक्साइज ड्यूटी अभी इसमें लगता नहीं है सर। एक्साइज स्टेट एक्साइज ड्यूटी जो है वो अल्कोहलिक लिकर वगैरह में लगता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सर? सेकंड ऑप्शन, मतलब सॉरी, ए ऑप्शन हो जाएगा, जिसमें सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये 3 पॉइंट सही है सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Various tax has been subsumed in GST to make one nation, one tax, one market for the consumer. Out of the following, determine which taxes has been subsumed. सर, ये तो बहुत पहले से एग्जाम में बहुत बार पूछ चुकी है इंस्टीट्यूट। इसका आंसर तो स्टूडेंट आराम से बता सकते हैं सर, टैक्सेस ऑन लॉटरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। डैश प्रोवाइड दैट नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। सर, ये तो हो जाएगा सेक्शन आर्टिकल 265। आर्टिकल 265 है जो ये बात बोलता है सर। ठीक है, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इज सब्जेक्टेड टू। सर, ये शुरू है, शुरू में तो ऐसे ही एमसीक्यू है, उसके बाद लेवल के एमसीक्यू आएंगे। तो ये तो बहुत सिंपल है सर। दारू है सर, स्टेट एक्साइज होता है या सेंट्रल सेल्स टैक्स वगैरह। सीजीएसटी एंड यूटीजीएसटी इज लेविएबल इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स टेक्स प्लेस विद इन। दिल्ली नहीं आएगा सर, पुडुचेरी आएगा नहीं, जम्मू एंड कश्मीर होता नहीं है, तो लक्षद्वीप भी तो है सर। ठीक है, जो यूनियन टेरिटरी भी है सर, और स्टेट लेजिस्लेटिव में कवर नहीं होता। डैश इज द टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द जीएसटी काउंसिल शैल कंस्टिट्यूट द कोरम ऑफ इट्स मीटिंग। सर, 1/2। समझ आया ये? बैठा दिमाग में? नेक्स्ट देखो सर, क्वेश्चन नंबर 1 वापस सप्लाई सेकंड चैप्टर का देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज? ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स, अनडिवाइडेड शेयर इन गुड्स विदाउट द ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स। हमें सप्लाई ऑफ सर्विस बताना है ना। ठीक है, तो पहला तो हो गया सर। ठीक है, पहला तो है सप्लाई ऑफ सर्विस। ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स, ये तो सप्लाई ऑफ गुड्स होता है। ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स, सर ये भी गुड्स वाला होता है। तो इसमें तो सर ऑप्शन ए आ जाएगा सर। आगे देखो, गुड्स एज पर सेक्शन 252 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट इंक्लूड्स। गुड्स में क्या क्या आएगा? एक्शनेबल क्लेम आता है, ग्रोइंग क्रॉप्स आता है सर, मनी और सिक्योरिटी, ये दो तो आते ही नहीं है सर, ये सिंपल। Which of the following activity are not treated as supply even if made without a consideration? अच्छा, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड, इसे तो सप्लाई माना जाता है इस पर शेड्यूल 1। सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू एजेंट वेयर एजेंट अंडरटेक टू सप्लाई सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, इसको भी माना जाता है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय पर्सन फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन आउटसाइड इंडिया फॉर हिज पर्सनल यूज। पर्सनल यूज सर, ये हो गया ऑप्शन। पर्सनल नहीं सर, बिजनेस के लिए होता है तो सप्लाई माना जाता है, तो पर्सनल है। तो सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन रिलेटेड पर्सन मेड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, सर इसको तो सप्लाई माना जाता है। तो आपसे पूछा था कौन सा सप्लाई नहीं माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Assuming that all the activities given below are undertaken for a consideration, state which of the following is not a supply of services. कौन सा नहीं है supply of services? Renting the supply of services ही है। An employee agreeing to not to work for the competitor or organization, non-competing fees service, repairing of mobile phone service, provision of service by an employee to the employer in the course of employment। सर, ये तो नॉन टैक्सेबल होता है, तो यही तो पॉइंट होगा। आगे देखो, which of the following services received in the course of furtherance of business without consideration amount to supply? देखो, import of service by a person in India from his son well settled in USA। अच्छा, अमाउंट टू सप्लाई बोले है ना, तो ये पहला पॉइंट तो सप्लाई हो जाएगा सर। ठीक है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय अ पर्सन इन इंडिया फ्रॉम अ ब्रदर, ये ब्रदर है सर, ब्रदर है सर। अगर ब्रदर है तो कवर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ब्रदर के केस में आपका डिपेंडेंसी देखी जाती है। ये तो वेल सेटल्ड लिखा है सर, तो ब्रदर डिपेंडेंट का हुआ।
तो इस केस में ये सप्लाई नहीं होगा। इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय पर्सन इन इंडिया फ्रॉम हिज ब्रदर होली डिपेंडेंट, ये हो जाएगा सर, ये सप्लाई ऑफ सर्विस हो जाएगा। इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय पर्सन इन इंडिया फ्रॉम हिज डॉटर होली डिपेंडेंट ऑन सच पर्सन इन इंडिया, ये भी हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सर फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, ये रहा सर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज या ट्रांजेक्शन आर कंसिडर्ड एज सप्लाई ऑफ गुड्स। सप्लाई ऑफ गुड्स बताना है ना, ध्यान रखना। तो ये तो सर्विसेज है, रेंटिंग ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी सर्विसेज है, टेम्पररी ट्रांसफर वाला भी सर्विस है, तो ऑब्वियस सी बात है यही वाला ऑप्शन होने वाला है। फिर भी पढ़ लेते हैं सर। गुड्स फॉर्म पार्ट ऑफ द एसेट ऑफ एनी बिजनेस कैरिड ऑन बाय अ पर्सन हु सीजेस टू बी अ टैक्सेबल पर्सन shall deem to be have been supplied in the course of furtherance of his business immediately before he ceases to be a taxable person। सर वो टैक्सेबल पर्सन सीज हुआ उससे पहले ही उस जो गुड्स है उसके पास वो सप्लाई मान लिया जाएगा, तो उसको सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाता है सर। ठीक है, आया समझ। ये सेकेंड चैप्टर के एमसीक्यूज हुए। आगे थर्ड चैप्टर के देखो, थर्ड चैप्टर के क्वेश्चंस देखो। क्वेश्चन 1 क्या बोलता है, जीएसटी इज नॉट पेबल बाय द रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज इन द फॉलोइंग केसेस। अच्छा, नॉट पेबल बोल रहे हैं। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ स्पॉन्सरशिप टू एबीसी लोकेटेड इन इंडिया। अच्छा, ये तो रिवर्स चार्ज में है, पे भी करना पड़ेगा एबीसी लिमिटेड को। सर्विसेज सप्लाइड बाय डायरेक्टर ऑफ गैलेक्सी लिमिटेड टू मिस्टर कृष्णा। सर ये रिवर्स चार्ज में कृष्णा को पे नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी थोड़ी के सर, कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट होता है तो रिवर्स चार्ज होता है। सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट बाय वे ऑफ स्पीड पोस्ट टू एमएनओ लिमिटेड लोकेटेड इन इंडिया। सर ये भी रिवर्स चार्ज में नहीं होता है, फॉरवर्ड चार्ज में होता है, तो 2 पॉइंट तो मिल गए। सर्विसेज सप्लाइड बाय रिकवरी एजेंट टू बैंक, ये तो रिवर्स चार्ज होता है सर। तो आपसे बोला है कि सर रेसिपिएंट को नहीं पे करना है, तो सेकेंड और थर्ड पॉइंट में नहीं करना है, तो आपका ऑप्शन सी हो गया। Which of the following is not eligible for opting composition scheme under subsection 1 and 2 of the section 10? किसको नहीं मिलेगा कंपोजिशन स्कीम? एबीसी अ फर्म सेलिंग गारमेंट कपड़े बेच रहे हैं अहमदाबाद में, टर्नओवर 78 लाख मिल जाएगा। स्टार्टअप कंपनी ऑपरेटिंग रेस्टोरेंट एग्रीगेट टर्नओवर 98 लाख मिल जाएगा, दिल्ली भी है। अब कोरियर सर्विस कंपनी ऑपरेटिंग सोली इन मुंबई, सर कोरियर वालों को तो मिलता ही नहीं है, तो यही तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सर। सर्विसेज वालों को कहाँ मिलने लगा, 10(1), 10(2). ठीक है, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अगला देखो, रामा लिमिटेड हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई 8 लाख, इंटर स्टेट exempt आउटवर्ड सप्लाई 5 लाख, टर्नओवर ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स 10 लाख, पेमेंट मेड फॉर अवेलिंग द लीगल सर्विसेज, ये तो रिवर्स चार्ज है। आपसे एग्रीगेट टर्नओवर बोल रहा है तो रिवर्स चार्ज आता नहीं है, बाकी तीनों को ऐड कर लो, कितना रहेगा 8 + 5 13, 13 + 10 23। सिंपल। Which of the following services do not fall under the reverse charge provision as contained under section 9(3)? कौन सा रिवर्स चार्ज में नहीं आता है? आर्बिट्ररी टू बिजनेस ट्रिब्यूनल, ये तो रिवर्स चार्ज में। स्पॉन्सरशिप सर्विसेज प्रोवाइडेड टू पार्टनरशिप फर्म या फिर बॉडी कॉर्पोरेट, दोनों ही रिवर्स चार्ज में। सर्विसेज ऑफ रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल फॉर पैसेंजर प्रोवाइडेड टू अ रेसिपिएंट अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है तो फॉरवर्ड चार्ज है, यही तो पॉइंट हो जाएगा सर, ऑप्शन यही होगा। एक्स एंड कंपनी सप्लायर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन मेघालय वांट टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन लेवी। ठीक है भाई, मेघालय है सर, याद रखना, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, सर इनके लिए स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, इनके लिए तो टर्नओवर लिमिट कितनी है, 75 लाख। नेक्स्ट देखो, See a company registered dealer in Delhi opt for composition levy under subsection 1 and 2 of the section 10 CGST. It sold good in the 4th quarter of the financial year for 15 lakh. Sure, ठीक है। Applicable rate on this goods is 12%. इससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना आउटवर्ड है उसका 1%, कितना 15,000 मतलब 7500 CGST, 7500 SGST। ये आपको जानबूझ के टाइम पास कर रहा है सर, क्रेडिट वगैरह की डिटेल दी हुई है, इससे कोई मतलब नहीं है मेरे को। कंपोजिशन वाला है सर, वो तो किससे टैक्स भी कलेक्ट नहीं कर सकता बेचारा। Which of the following person engaged in making intra-state supply from UP as prescribed below is not eligible for composition scheme under subsection 1(2) of the CGST even though their aggregate turnover does not exceed 1.5? नहीं भी हो रहा है तो भी नहीं ले सकते। देखो, रेस्टोरेंट वाला तो ले सकता है, रेस्टोरेंट एंड अर्निंग बैंक इंटरेस्ट ये भी ले सकता है, ट्रेडिंग इन आइसक्रीम ले सकता है, मैन्युफैक्चरर आइसक्रीम का नहीं ले पाता,
अ पर्सन सप्लाइंग सर्विसेज ऑफ रिपेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम, सर ये कैसे ले लेगा सर, इसके लिए तो प्रिजम्पटिव अलग है। कैन अ रजिस्टर्ड पर्सन अंडर कंपोजिशन स्कीम कलेक्ट जीएसटी ऑन हिज आउटवर्ड सप्लाई फ्रॉम द रेसिपिएंट? नो, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, आया समझ? देखो प्लेस ऑफ सप्लाई के क्वेश्चंस देखो सर। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, मिस्टर हीरा अ रजिस्टर्ड पर्सन इन गुरुग्राम avails architect services of Sweet Homes Limited registered in Mumbai for a property situated in London. Oh my God, सर प्रॉपर्टी इंडिया से बाहर है। अब प्रॉपर्टी अगर इंडिया से बाहर है तो उस केस में लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट जो होता है वो प्लेस ऑफ सप्लाई होता है। नॉर्मली क्या होता है, जहां पर प्रॉपर्टी सिचुएटेड होती है वहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई होता है आर्किटेक्ट सर्विसेज से रिलेटेड में, बट प्रॉपर्टी इंडिया से बाहर है तो सर लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट। आगे बढ़ते हैं। ABC Private Limited is a company providing online ticket services for admission to various events. It had its head office at New Delhi and two branch offices at Bangalore and Pune. Bangalore is for controlling the selling of tickets and Pune is for printing and dispatching of the ticket. The company is selling online ticket for admission to cultural, artistic program, sports event scheduled to be held at Hyderabad. तो ये तो सिंपल सी बात है सर, जहां पर इवेंट हेल्ड हो रहा है वही हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। ठीक, अगला, मिस्टर राहुल फ्रॉम कोचिंग केरला एंड मिस्टर मनोज ऑफ बैंगलोर कर्नाटका विजिट टू दिल्ली टू प्रोवाइड सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विसेज वाली बात है। द ट्रेनिंग वॉज कंडक्टेड इन अ होटल इन दिल्ली एंड द एम्प्लॉय ऑल्सो ट्रेवल टू दिल्ली टू अटेंड द ट्रेनिंग। द लिमिटेड कंपनी इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। ओहो, जो कंपनी है क्या वो रजिस्टर्ड है? यस, इन मुंबई महाराष्ट्र। तो उस केस में अगर ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस अप्रेजल वाली सर्विसेज है और जिसको प्रोवाइड करे वो रजिस्टर्ड है तो उस केस में लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन जो कि क्या है, मुंबई महाराष्ट्र। सिंपल। मिस्टर अंकित अ परमानेंट रेसिडेंट ऑफ गुड़गांव ट्रेवल्स बाय इंडिगो फ्लाइट फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई ड्यूरिंग 3 hours halt एट मुंबई ही बायस अ ट्रेवल इंश्योरेंस। सर इसने ट्रेवल इंश्योरेंस बाय किया एट मुंबई एयरपोर्ट एंड टेक हिज ऑनवर्ड जर्नी फ्लाइट फ्रॉम मुंबई टू बैंगलोर। व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर द इंश्योरेंस बॉट? जो इसने इंश्योरेंस खरीदा उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? सर इस केस में अपन जनरल प्रोविजन अप्लाई कर देंगे और जनरल प्रोविजन ये बोलते हैं सर पहले तो अगर रजिस्टर्ड पर्सन है तो सर प्लेस ऑफ द लोकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन, और अगर यहाँ पर मिस्टर अंकित के बारे में रजिस्टर्ड तो कुछ बताया नहीं है तो उस केस में लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट जो परमानेंट एड्रेस आपके पास रिकॉर्ड में होता है, तो ये तो है ना सर परमानेंट रेसिडेंट ऑफ गुड़गांव, तो इसका लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? गुड़गांव। समझ आया? देखो फिफ्थ पॉइंट क्या बोलता है, मिस्टर ए सीईओ ऑफ एक्सवाइल मुंबई अ कंपनी रजिस्टर्ड इन महाराष्ट्र बाइज एन इंश्योरेंस कवर फॉर द इन्वेंट्री स्टोर्ड इन कंपनी फैक्ट्री लोकेटेड एट अहमदाबाद गुजरात फ्रॉम एन एक्सीलेंट इंश्योरर। सर इंश्योरेंस के केस में क्या होता है, इंश्योरर के केस में ये होता है सर कि अगर सामने वाला पर्सन रजिस्टर्ड है जो कि इस केस में है, तो सर अगर वो पर्सन अगर रजिस्टर्ड है तो वो रजिस्टर्ड पर्सन का जो प्लेस होता है वही प्लेस ऑफ सप्लाई होता है। तो रजिस्टर्ड पर्सन का प्लेस क्या है? मुंबई महाराष्ट्र, यही हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई है। अगला देखो, मिस्टर राधे श्याम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट रजिस्टर्ड इन दिल्ली विशेष टू परचेज द ऑफिस इन बेंगलुरु। ओके, मिस्टर राधे श्याम टुक अ फाइनेंशियल सर्विस। ओके, फाइनेंशियल सर्विस, बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज के केस में सर जो एड्रेस सप्लायर ऑफ सर्विसेज के पास होता है रेसिपिएंट का वही प्लेस ऑफ सप्लाई होता है। तो यहाँ पर तो पर्सन रजिस्टर्ड इन दिल्ली है ना सर, तो प्लेस ऑफ सप्लाई भी क्या हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा सर। आगे बढ़ते हैं। मिस्टर आर रेसिडेंट ऑफ दिल्ली होल्ड्स एन अकाउंट इन IDI, नहीं सर ये ICICI होना चाहिए, ICICI बैंक इन दिल्ली, ये भी अकाउंट कहाँ होल्ड करता है? दिल्ली में। मिस्टर आर गोज टू जयपुर फॉर वर्क ड्यूरिंग हिज विजिट टू जयपुर he takes certain services relating to his account from the ICICI bank in Jaipur in relation to some transaction to be carried out at Mumbai। वही बात है सर, बैंकिंग और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है तो उस केस में सर जो एड्रेस रिसिपिएंट का होगा वही एड्रेस लिया जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई जो कि यहाँ पर दिल्ली है। समझ आया? बेटा दिमाग में क्लियर हुआ? ये हमारा 4th चैप्टर तक MCQ कवर हुआ। ठीक है, आगे देखो।
हेलो फ्रेंड्स, आई एम सीवर्ट मांडागम। ध्यान से सुनना। जितने भी सी इंटर वाले स्टूडेंट है, इससे पहले मैंने आपके लिए जीएसटी का फर्स्ट पार्ट डाला था एमसीक्यूज का, जिसमें मैंने प्लेस ऑफ सप्लाई तक कराया कर था। ठीक है, अभी एग्जामिशन और देखते हैं जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं। ये सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, ये 2-3 पार्ट में अपन कवर अप कर लेंगे सर। तो इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज देख के जाना। इन्हीं एमसीक्यूज में से इंस्टीट्यूट के आ सकते हैं सर एग्जाम्स में। ठीक। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आपसे सिंपल एक रिक्वेस्ट है, लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना। केस सिनेरियोज में डाल चुका हूँ, इनकम टैक्स जीएसटी के मैराथन्स हो चुके हैं, रिवीजन लेक्चर्स डल चुके हैं, तो ये सब चीजें आप देख लेना। ठीक है, चलो लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना। लेट्स स्टार्ट। एन एग्जेम्प्ट सप्लाई इंक्लूड्स, एग्जेम्प्ट सप्लाई में क्या आता है? सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ विच अट्रैक्ट निल रेट ऑफ टैक्सेस, यस ये आता है। नॉन टैक्सेबल सप्लाई, ये भी आता है। सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच आर होली एग्जेम्प्ट, ये भी आता है। याद रखना एग्जाम में नॉन टैक्सेबल भी आता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। Which of the following is treated as exempt supply? किसको exempt माना जाता है सर? सेल ऑफ लिकर, सर क्या है नॉन टैक्सेबल में? यस। सप्लाई ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज, ये तो एग्जेम्प्ट है सर। ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये एग्जेम्प्ट है सर, तो ऑप्शन डी हो जाएगा सर। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट एग्जेम्प्ट, क्या एग्जेम्प्ट नहीं है सर? अच्छा, क्या एग्जेम्प्ट नहीं है? योगा कैंप तो एग्जेम्प्ट है सर। ठीक है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बिजनेस करस्पॉन्डेंट विद रिस्पेक्ट टू सेविंग बैंक अकाउंट इन रूरल ब्रांच, एग्जेम्प्ट है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय कॉर्ड ब्लड बैंक टैक्सेबल है, पहले एग्जेम्प्ट होता था, अब टैक्सेबल है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी टू अ रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी, ये एग्जेम्प्ट है सर अभी भी, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा सर? ये ऑप्शन हो जाएगा। अगला, सर्विसेज बाय वे ऑफ वेयर हाउसिंग ऑफ डैश इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। सीरियल्स, पर्ल्स, फ्रूट्स चलेगा, प्रोसेस्ड कॉफी नहीं चलेगा। तो आपसे एग्जेम्प्ट पूछा ना, तो एग्जेम्प्ट तो ये 3 एग्जेम्प्ट है। ठीक है, Sahil, a resident of Delhi, is having a residential property in Vasant Vihar, Delhi, which has been given on rent to Sohan, unregistered, for 50 lakh per annum for use as a residence. Determine whether Sahil is liable to pay GST on such rent. आपसे पूछ रहे क्या ये जीएसटी पे करने के लिए लाइबल है? तो सर रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन तो एग्जेम्प्ट होता है सर। अगर ये रजिस्टर्ड होता तो फिर मैं रिवर्स चार्ज की बात करता, फिर मैं टैक्सेबिलिटी की बात करता, बहुत सारे सोल प्रोप्राइटर होता, प्रोप्राइटर के नाम पे बहुत सारी चीजें चेक करनी पड़ती है सर, मैंने रिवीजन लेक्चर में सिखाया है। और 6 देखते हैं, सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन टू डैश इज नॉट एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, नॉट एग्जेम्प्ट बोल रहे हैं। म्यूजियम, नेशनल पार्क, ठीक है, टाइगर रिजर्व, ये तो एग्जेम्प्ट होता है। रिकॉग्नाइज स्पोर्टिंग इवेंट वेयर द एडमिशन टिकट कॉस्ट ₹600, 500 से एक्सीड नहीं करता तो एग्जेम्प्ट है, तो 600 है, ये टैक्सेबल है सर। वेयर हाउसिंग ऑफ डैश इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, सर वीट एग्जेम्प्ट है, एप्पल एग्जेम्प्ट है, प्लस पल्सेस, पोटैटो, सर सभी एग्जेम्प्ट है, सभी एग्जेम्प्ट है। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन फॉर द पर्पस ऑफ एग्जेम्पशन ऑफ द हेल्थ केयर? एलोपैथी, यूनानी, सीधा, ये हम पढ़े सर, ये सभी रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन में कवर होते हैं। Which of the following services are exempt from GST? Services by way of by an artist by way of performance in classical art, performance of painting, sculpture, नहीं सर, हमने क्या पढ़ा था सर? फ्लो ऑफ फोक और क्लासिकल आर्ट ऑफ म्यूजिक, डांस, थिएटर, जहां पर कंसिडरेशन 1,50,000 से एक्सीड नहीं करता वो एग्जेम्प्ट होता है, तो ये पहला पॉइंट तो बाहर हो गया। बाय मॉडर्न आर्ट तो पहली बार है, छोड़ दो। ठीक है, कंसिडरेशन एक्सीडिंग 1.5, ये भी छोड़ दो, तो यही तो ऑप्शन बचा सर, जहां पर डांस, म्यूजिक, क्रिएटर वाली बात है, नॉट एक्सीडिंग 1.5 लाख। अगला देखो, सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डैश बाय रेल फ्रॉम चेन्नई टू गुजरात इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, एग्जाम पूछ रहा ना, तो पल्सेस है, मिलिट्री इक्विपमेंट्स है, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट तो हम पढ़े ही नहीं है, जैगरी भी हम नहीं पढ़े। शुगर केन होता तो एग्जाम भी मान लेता है, जैगरी कहाँ से मानूं? और शुगर केन, हाँ शुगर केन तो कवर हो जाएगा, बट जैगरी नहीं होगा, तो सर ये 2 ही तो एग्जेम्प्ट है। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट? केमिस्ट शॉप इन द हॉस्पिटल सेलिंग मेडिसिन टू पब्लिक एट लार्ज, सर केमिस्ट शॉप पे धंधा कर रहे हैं, ये काय का एग्जेम्प्ट है? ये एग्जाम नहीं है। फूड सप्लाइड बाय कैंटीन रन बाय हॉस्पिटल टू इन पेशेंट एग्जेम्प्ट। फूड सप्लाई टू द विजिटर और अटेंडेंट ऑफ द पेशेंट इन द हॉस्पिटल बाय कैंटीन रन बाय द हॉस्पिटल, विजिटर है, टैक्सेबल है सर, ये एग्जाम नहीं है। एडवर्टाइजिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द हॉस्पिटल, सर ये तो टैक्सेबल है, तो यही तो पॉइंट हो गया सर। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी? एडमिशन टू सर्कस वेयर एंट्री टिकट कॉस्ट 550, सर 550, 500 होता तो छोड़ भी देता, टैक्सेबल है सर, हमें तो एग्जाम पूछ रहा है। क्रेडिट कार्ड टैक्सेबल। सर्विसेज बाय एन ऑर्गेनाइजर
टू एनी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस एग्जीबिशन हेल्ड इन इंडिया, इसलिए टैक्सेबल है। आउटसाइड इंडिया होता तो एग्जेम्प्ट होता। सर्विसेज बाय फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन लोकेटेड इन इंडिया, ये तो एग्जेम्प्ट है सर, ठीक है। Which of the following supply of services are exempt from GST? Testing of agriculture produce, supply of farm labor, warehousing of agriculture produce, सर तीनों ही exempt है। समझ आया? ये एग्जेम्पशन के हो गए हमारे एमसीक्यू कवर। इसके बाद आगे और भी एमसीक्यूज है नेक्स्ट चैप्टर्स के, वो अपन कवर करते हैं, ठीक है। देखो टाइम ऑफ सप्लाई के क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन 1 क्या बोलता है? डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड। देखो May 11 supplier Dia Enterprises issue invoice for the taxable goods on reverse charge basis। reverse charge याद है सर, हमने क्या बोला था? डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, डेट ऑफ पेमेंट और 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, मतलब 31st डे को टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाता है। तो तीनों में विच एवर इज अर्लियर होता है। तो ये इनवॉइस की डेट मिल गई, यहां से 31st डे आपको देखना है सर, 31st डे देखना है। तो ये अप्रोक्सीमेटली आपका चले जाएगा 10th या 11 जून चल जाएगा। फिर May 12 को ये रिसीव किया गुड्स, ठीक है। 30 मई को इशू चेक एंड रिकॉर्ड्स पेमेंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और 31st को डेबिट हुआ। तो ये दोनों डेट में विच एवर इज अर्लियर, क्योंकि पेमेंट की डेट पता करना है। तो 30 या 12 या जून की डेट, तीनों में विच एवर इज अर्लियर क्या है? ऑब्वियसली सर May 12 आएगा, क्योंकि जून वाला तो आ ही नहीं सकता सर। थोड़ी स्मार्टनेस सीखना सर, ये सब चीजें समझना, ठीक है। हर बार जरूरी नहीं है ऐड करके 31st डे निकालना पड़े, कई बार ऐसे भी पता चल जाता है। देखो Shyam Limited located in Mumbai is receiving a legal service, sir, reverse charge from a lawyer, Mr. Gyan, registered under GST. The aggregate turnover of Shyam Limited in the preceding financial year is 42 lakh। अलग से पता चल गया सर, रिवर्स चार्ज वाली बातें। The information regarding to the date of payment invoices is as follows। Invoice issued by Gyan on 15th April, 15th April को invoice issue किया है, ठीक है। पेमेंट हुई है सर, पेमेंट हुई है सर, पेमेंट डेबिटेड इन द बैंक अकाउंट ऑफ श्याम ऑन 5th में, ठीक है। तो हमें तो सर रिवर्स चार्ज सर्विसेज का केस है, तो इनवॉइस की डेट से हमें क्या करते हैं? प्लस करते हैं और 61st डे देखते हैं। तो अप्रैल से 61st डे आपका पता है मई चले जाएगा, जून में पहुंच जाओगे आप, ऑलमोस्ट 14th जून तक पहुंच जाओगे सर। पेमेंट डेबिटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, डेट ऑफ पेमेंट एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, दोनों में विच एवर इज अर्लियर क्या हो जाएगा? फर्स्ट में और जून की डेट, तो दोनों में विच एवर इज अर्लियर क्या होगा? फर्स्ट में। अगला, द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन द केस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इज, रिवर्स चार्ज के केस में सर टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? देखो सर, द डेट ऑन विद द पेमेंट इज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द रिसिपिएंट, यस सर। 60 डेज, हाँ सर। डेट ऑफ पेमेंट, ये तो सर बहुत इजी है, तीनों में विच एवर इज अर्लियर, सीधा प्रोविजन ही पूछ दिया था। अगला देखो, Miss Pearl is a classic singer. She want to organize a classical singing function. So she booked an auditorium on 10th August for an total amount of 20,000. She has paid 5,000 as advance on that. Okay. The classical singing function was organized on 10th October. ठीक है. The auditorium owner issued an invoice to Pearl on 25th November. Sir. 10th अक्टूबर से हम आपको 30 डेज का टाइम देते हैं सर, आपको 30 डेज के अंदर इनवॉइस इशू कर देना चाहिए था। ये तो 25 नवंबर को किया सर, 30 डेज के बाद इनवॉइस किया। तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, डेट ऑफ पेमेंट, दोनों में विच एवर इज अर्लियर। तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस 10th अक्टूबर और बैलेंस पेमेंट मिला है 30th नवंबर को, दोनों में विच एवर इज अर्लियर। तो 15,000 के लिए 10th अक्टूबर, और ये 5,000 तो एडवांस मिल गया था सर। 5,000 कब मिल गया था? 10th अगस्त। तो 10th अगस्त एंड 10th अक्टूबर। आओ सर, कहाँ गया? ये रहा सर ऑप्शन, समझ आया? अगला देखो, इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स फॉर 5 लाख फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड। सप्लाई ऑफ गुड्स है ना, हाँ। एडवांस रिसीव, सर एडवांस गुड्स के केस में कोई मतलब ही नहीं है, इनवॉइस का काम है सर। और गुड्स रिमूव, जिस दिन गुड्स रिमूव हुआ है उस दिन इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए सर। तो जिस दिन इनवॉइस इशू हुआ या जिस दिन इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था, दोनों में विच एवर इज अर्लियर। तो अर्लियर वाली डेट क्या आ जाएगी? 15th। ठीक, सिंपल। अगला, पर्ल इज अ क्लास, सर ये क्वेश्चन, सॉरी सर, ये क्वेश्चन सेम हो गया है, सेम क्वेश्चन है जो अभी अपन ऊपर किए थे, इसका आंसर यही है, सेम है, ठीक है। ये हमारा टाइम ऑफ सप्लाई के क्वेश्चन हुए। आओ वैल्यू का क्वेश्चन देखते हैं। देखो, द डायरेक्टर ऑफ कैरियर लिमिटेड प्रोवाइडेड प्रीमाइसेस टू इट एज अ मंथली रेंट ऑफ 2,50,000 व्हिच इज रजिस्टर्ड एज अ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस फ्रॉम वेयर इट कैरीज आउट बिजनेस ऑपरेशन।
Carrier Limited want to know whether the monthly renter of 2,50,000 should be termed as a transaction value for the purpose of determination of value of supply. Will answer differ if premises is provided by independent supplier. अब देखो ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा है सर, दूसरे केस में तो इंडिपेंडेंट सप्लायर है, पहले वाले केस में इंडिपेंडेंट सप्लायर नहीं है। तो पहले वाले केस में यहाँ पर डायरेक्टर ने प्रोवाइड किया सर ये क्या बोलते हैं कैरियर लिमिटेड को प्रीमाइसेस, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है सर क्या ये 2,50,000 जो रेंटल चार्ज किया क्या ये ट्रांजेक्शन वैल्यू माना जाएगा? नो, ये ट्रांजेक्शन वैल्यू क्यों माना जाएगा सर? अगर डायरेक्टर ने कोई सर्विसेज प्रोवाइड किए कंपनी को, ठीक है, तो उस केस में कंपनी रिवर्स चार्ज में पे करती है सर, तो कंपनी के ऊपर लायबिलिटी की बात है सर। तो यहां पर अपन 2,50,000 को ट्रांजेक्शन वैल्यू नहीं देखेंगे क्योंकि रेसिपिएंट के बेसिस में देखा जाएगा। आ रही बात समझ? और अगर यही चीज इंडिपेंडेंट सप्लायर करता, मान लो अगर ये डायरेक्टर नहीं होता, डायरेक्टर के बदले कोई इंडिपेंडेंट सप्लायर होता, तो उस केस में शेड्यूल 2 में कवर होता और रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी होता और फॉरवर्ड चार्ज होता। तो उस केस में फॉरवर्ड चार्ज में फिर हम ये ट्रांजेक्शन वैल्यू ले लेते हैं। समझ आई बात? तो पहला आंसर नो, दूसरा यस, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, Piramal Limited has 24% share holding of Anukul Limited. Piramal Limited supplied goods to Anukul Limited during the current financial year. ठीक है, which of the following will value shall be the value of goods under GST law? सर MRP तो कहीं पढ़े ही नहीं है, इंटर वाले नहीं पढ़े, फाइनल में है। एक्सचेंज वैल्यू इंटर वाले पढ़े ही नहीं है सर। बात तो इन दो पे आके अटकती है। अब होता क्या है सर, अदर देन ट्रांजेक्शन वैल्यू की कहानी तब होती है जब सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों क्या हो जाए सर, रिलेटेड पर्सन। बट यहां पर अपन कौन सी वैल्यू लेंगे सर? ट्रांजेक्शन वैल्यू लेंगे, ये ध्यान रखना। यहां पर हम ट्रांजेक्शन वैल्यू लेंगे सर, अदर देन ट्रांजेक्शन वैल्यू नहीं लेंगे। क्लियर हुआ? आगे देखो, क्योंकि रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन हमें याद रखनी पड़ती है। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड इन द वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ सेक्शन 15 ऑफ द सीजीएसटी? क्या इंक्लूड नहीं होता? देखो भाई, पहला ही नहीं होता, जीएसटी सीजीएसटी वगैरह तो आता ही नहीं है। कमीशन पैकिंग चार्जेस आता है, ये आता है, ये आता है, ये बाकी तीनों इंक्लूडेड में आते हैं, ये ही नहीं आता, पहले ही पॉइंट नहीं आता। अगला देखो, डिस्काउंट गिवन आफ्टर द सप्लाई। आफ्टर सप्लाई, अगर आफ्टर सप्लाई डिस्काउंट है तो हम क्या बोलते हैं? कोई बात नहीं, एग्रीमेंट होना चाहिए, इनवॉइसेस से लिंक होना चाहिए और आपने क्रेडिट को रिवर्स कर दिया। अगर ये तीनों बातें हैं तो गारंटीड आप उस सप्लाई को उस डिस्काउंट को आप माइनस कर सकते हैं। तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। अगला देखो, Gemini Export has sold scrap amounted to rupees 3,84,000 excluding TCS। TCS तो वैसे भी नहीं आता है। The scrap was transported to the place of business of the recipient for which Gemini Export charged additional 5,100 as transportation charges। अच्छा, additional transportation charges, तो ये क्या इंक्लूड होगा? हाँ बिल्कुल इंक्लूड होगा सर, ठीक है। ऑल द अमाउंट गिवन आर एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। तो आपसे वैल्यू ऑफ सप्लाई तो पूछ रहा है, तो 3,84,000 प्लस 5,100 ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बिफोर डिलीवरी जो भी खर्चे रहते हैं क्या वो इंक्लूड होते हैं? हाँ इंक्लूड होते हैं। तो 3,84,000 प्लस 5,100 ये कितना हो जाएगा? 3,89,100। समझ आया? आओ सर, ये हमारा टाइम हो गया, वैल्यू हो गया। अब आईटीसी के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई, आईटीसी के क्वेश्चन। Mr. A has a tax invoice dated 21/2023 for of services received by him. Its input credit is lost. कब lost होगी? If the ITC is not availed on or before. ITC कब अवेल नहीं करेगा तो उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट लॉस हो जाएगी। ये तो हम पढ़ के आए सर, 30th नवंबर ऑफ द सब्सिक्वेंट ईयर और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, दोनों में whichever is earlier। आ रही बात समझ? आगे देखो, इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल नॉट बी अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ, सर पर्सनल कंजम्पशन नहीं मिलता, मेंबरशिप ऑफ अ क्लब, इंटरनल मैटर से इंटरनल पॉलिसी नहीं मिलेगा, ट्रेवल बेनिफिट्स एक्सटेंडेड टू एम्प्लॉइज ऑन वेकेशन सच एज लीव, स्टैट्यूटरी तो है नहीं सर, इंटरनल चल रहा है, तीनों ही नहीं मिलेगा सर, ठीक है। अगला, A supplier takes deduction of depreciation on the GST component। ए भाई, जीएसटी कंपोनेंट पे तूने डेप्रिसिएशन ले लिया, भूल जा, आईटीसी मिलेगा ही नहीं, सेक्शन 16 बीच में आ जाता है। इफ द गुड्स आर रिसीव्ड इन लॉट और इंस्टॉलमेंट, तो हम लास्ट लॉट पे लेते हैं सर क्रेडिट, ठीक है, याद रखना। आईटीसी ऑन मोटर व्हीकल यूज फॉर मेकिंग डैश इज अलाउड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स अलाउड है। पे टैक्सेबल सप्लाई ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर ये भी है, इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ये भी है, ये तीनों में मिल जाएगी सर।
अगला, टीटी प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड इन राजस्थान फर्निशेस द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ जून। देखो, इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स 1,25,000, तो इस पे आईजीएसटी की बात है, आईजीएसटी टू जेजे एंटरप्राइजेस रजिस्टर्ड इन हरियाणा। इंटर स्टेट परचेज ऑफ गुड्स, सर ये परचेज है, ऊपर सेल है, थोड़ा ध्यान रखेंगे। रजिस्टर्ड इन पंजाब 40,000, तो इस पे तो आईजीएसटी की बात है। इंट्रा स्टेट परचेज, ये इंट्रा स्टेट है सर, इसमें तो सीजीएसटी एसजीएसटी वाली बात है, सी और एस ये दोनों आ जाएंगे सर। 65,000, applicable rate is 18%, there is no opening balance of ITC, all the above amounts are exclusive of GST liability payable in cash बताना है। तो एक चीज तो पता है मेरे पास, आउटपुट लाइबिलिटी किसकी है, आईजीएसटी की, तो आईजीएसटी की क्रेडिट भी तो पड़ी है। तो एक स्मार्टनेस है, जिस स्टूडेंट को ना समझ आए वो पूरा प्रॉपर कैलकुलेशन करेगा कि 1,25,000 में 18% निकालेगा, वो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी आएगी, फिर ये इस पे आईजीएसटी निकालेगा, फिर सीजीएसटी एसजीएसटी निकालेगा। मैं क्या करता हूँ, एमसीक्यू में मेरे को टाइम बचाना है। आप एक बात बताओ सर, सीजीएसटी एसजीएसटी हो क्रेडिट तो मिल जाएगी ना, और आईजीएसटी क्रेडिट तो दे दोगे ना आप मुझे, तो सर ये दोनों मिला के परचेस कितना हुआ, 1,05,000, ठीक। सेल कितना का हुआ, 1,25,000, तो 1,25,000 माइनस 1,05,000 बचा कितना, 20,000। हमने ज्यादा क्या किया है, सेल किया है, सेल इंटर किया है, तो इस पे 18% जीएसटी, तो 18% जीएसटी कितना आ जाएगा, 3,600। ये 3,600 आईजीएसटी बचा होगा सर मेरे पास पेबल। आया समझ, ये शॉर्टकट टेक्निक थी, नहीं समझ आया प्लीज पूरा लिख के कर लेना, ये मैंने शॉर्टकट अप्लाई किया था, ठीक है। इसके बाद देखो 7 क्वेश्चन, यहाँ पर कुछ मिसिंग लग रहा है, पढ़ते क्वेश्चन समझ आएगा शायद। पर्टिकुलर सर्विसेज ऑन विच टैक्स पेबल अंडर कंपोजिशन लेवी, इस पे तो क्रेडिट नहीं मिलती है। गिवन गुड्स एज फ्री सैंपल, इस पे क्रेडिट नहीं मिलती है। पर्सनल कंजम्पशन पे क्रेडिट नहीं मिलती है। मेरे ख्याल से क्वेश्चन यही होगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस आईटीसी वुड नॉट बी अवेलेबल, क्वेश्चन तो शायद यही होगा सर। तो प्रैक्टिकली तीनों केसेस में नहीं मिलती है। अगला देखो, PZY Limited is engaged in manufacturing of motor car. The company paid following amounted of GST to its supplier against the invoices raised to it. Compute the amount of ineligible ITC under GST law. Ineligible पूछ रहा है। जनरल इंश्योरेंस, सर यही पॉइंट तो इस बार की MTP में है, तो इसीलिए बोलता हूँ ये जो केस सिनेरियोज और MCQ कराता हूँ छोड़ना मत, इसी में से एग्जाम में कुछ दिख जाएगा। जनरल इंश्योरेंस टेकन ऑन कार, सर ये आदमी कार का ही काम करता है, उसी से रिलेटेड जनरल इंश्योरेंस की सर्विसेज लिया, क्या क्रेडिट मिल जाएगी, डेफिनेटली मिल जाएगी। वर्सेस परचेज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एम्प्लॉयज सीटिंग कैपेसिटी 23, ले लो सर। लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस फॉर एम्प्लॉयज अंडर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, ले लो सर। आउटडोर कैटरिंग इन दिवाली मेगा ऑर्गेनाइज फॉर एम्प्लॉयज, नहीं मिलेगा सर, ये कहाँ से स्टैट्यूटरी है, तो इसको ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 तो 5, 1 करोड़, 1 करोड़ 25 लाख, 1 करोड़ 31 लाख, ठीक है। अगला देखो, मिस्टर रघु अवेल सर्विसेज ऑफ मिस्टर राजा चार्टर्ड अकाउंटेंट एज अंडर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स। चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विसेज लिया है तो किन किन चीजों की क्रेडिट मिल जाएगी ये पूछ रहे हैं। ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स इसकी मिल जाती है। टैक्स ऑडिट एंड एनुअल अकाउंट्स फाइलिंग ऑफ मिस्टर रघु, ये भी मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। इनकम टैक्स रिटर्न ऑफ मिसेज रघु's वाइफ सैलरीड पर्सन, ये तो पर्सनल हो गया, पर्सनल कैसे मिल जाएगा सर, पर्सनल नहीं मिलेगा, ये तो नहीं मिलेगा सर। All the above amounts are exclusive of taxes. Applicable rate of GST on these services is 18%. The accountant of Raghu has booked the entire expense of 70,000 plus GST on the books of accounts. Mr. Raghu is eligible to take input tax credit of, कितनी क्रेडिट ले सकता है, तो ये 65,000 का 18% निकालना पड़ेगा यार। 8 5 40, 8 6 48, 1 0 1 5 5, 1 6 6, तो ये 11 7 आ गया सर, ठीक है ठीक है। तो ये आ रहा है सर 11,700, ठीक है। आप कैलसी में कैलकुलेट कर लेना, आपका आ जाएगा सर, कैलसी में कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा आपका 18%, ठीक है। आया सबको समझ, क्लियर हुआ। ये हमने आईटीसी तक के पूरे क्वेश्चंस कर लिए। इसके बाद वाले पार्ट में मैं आपको आगे के क्वेश्चंस करवा दूंगा सर, अपन जीएसटी के पूरे एमसीक्यूज कवर अप करेंगे, ठीक है। चलो लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना, ठीक है। थैंक यू।
हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमान। ध्यान से सुनना, इससे पहले जीएसटी के मैंने एमसीक्यू के 2 पार्ट अपलोड कर दिए। ठीक है, ये तीसरा पार्ट है। इसमें अपन रजिस्ट्रेशन, टैक्स इनवॉइस, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, ये 3 कवर कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वाले पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे जीएसटी के एमसीक्यू। तो मेरा वाला पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल आपसे एक ही रिक्वेस्ट, लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना। चलो लेट्स स्टार्ट, टाइम वेस्ट नहीं करते, आप प्लीज फोकस करना। और ये जितने भी एमसीक्यूज के पीडीएफ्स वगैरह है, वो सब मैं टेलीग्राम में लिंक पे शेयर कर दूंगा, आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट, टाइम वेस्ट नहीं करते। कहाँ थी कहानी? कहानी ये हुई है, चलो देखो पहला क्वेश्चन। द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांटेड टू नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन इज वैलिड फॉर। सर नॉन रेसिडेंट को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो दिया जाता है वो कितने टाइम के लिए वैलिड होता है? 90 डेज फ्रॉम द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और पीरियड स्पेसिफाइड इन द रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन, दोनों में व्हिचएवर इज अर्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। विदिन हाउ मेनी डेज एन एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन टू बी मेड? ये तो हम पढ़ के आए सर, 30 डेज। 30 डेज के अंदर हमें अप्लाई करना पड़ता है सर फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। Mr. Ram, a jeweler registered under GST in Mumbai, want to sell his jewelry in Trade Expo held in Delhi. Which of the following? सर ये MCQ एग्जाम में आया था, इंपॉर्टेंट है। Which of the following statement is false in this case? False पूछ रहा है सर। ठीक है, he need to get registration in Delhi as a casual taxable person. नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आपसे फॉल्स पूछ रहा है ना। ठीक है, ही नीड टू पे एडवांस टैक्स, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, ही नीड्स टू मैंडेटरी हैव अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन दिल्ली, नहीं सर। ट्रेड एक्सपो है सर, ट्रेड एक्सपो पे गया है, तो ट्रेड एक्सपो पे सर उसको मैंडेटरी क्यों रखना पड़ेगा सर प्लेस ऑफ बिजनेस? वो एक ट्रेड एक्सपो है सर, वो एक्सपो से वापस भी तो आ सकता है सर, हो सकता है वहां से माल बेचे ही ना ट्रेड एक्सपो से, और हो सकता है बेचे भी, बट सर उसको प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर नहीं करना पड़ेगा उस ट्रेड एक्सपो को। ठीक है, यही पॉइंट है। अगला देखो। Within how many days a person should apply for registration under GST apart from provision of voluntary registration? ये तो हम पढ़ के आए सर, within 30 days, जिस दिन लाइबल हुआ रजिस्ट्रेशन उसके 30 डेज के अंदर। अगला क्वेश्चन देखो। Xylo and company having 3 branches in जालंधर, अमृतसर एंड लुधियाना in the state of पंजाब। अच्छा, पंजाब के अंदर तीनों चीज। Amritsar and Ludhiana branches are engaged in the supply of garments, and Jalandhar branches is engaged in the supply of shoes. Which of the following option are legally available for registration to Xylo and company? Xylo and company can obtain single registration for Punjab state, declaring any one of the branches as principal place and 2 other branches as additional place of business. तो आपसे ये पूछ रहा है लीगली अवेलेबल क्या है फॉर रजिस्ट्रेशन, क्या ऑप्शन हम अवेल कर सकते हैं फॉर रजिस्ट्रेशन। ठीक है भाई, तो इसने बोला सर कि हम एक स्टेट में रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, एक सिंगल रजिस्ट्रेशन लेते हैं और बाकी दोनों को एडिशनल प्लेस। हाँ, ये ऑप्शन तो अवेलेबल है। Xylo and company can obtain separate registration for each of the 3 branches, ये भी अवेलेबल है। Xylo and company can obtain one GST registration for shoe business Jalandhar branch and another GST registration which is common for garment business अमृतसर एंड लुधियाना, ये भी कर सकते हैं। तो हमारे पास तो ये तीनों ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, अगला देखो। 6th question. Registration certificate granted to casual taxable person or non-resident taxable person will be valid for? ये तो बहुत सिंपल है सर। अर्लियर पीरियड स्पेसिफाइड इन द रजिस्ट्रेशन, 90 डेज, दोनों में whichever is अर्लियर। ठीक है, उसके बाद अगला देखो सर। Which of the following statements are correct? हमें करेक्ट बताना है। Revocation of cancellation of registration under SGST shall be deemed to be, हाँ ये तो सही है। Cancellation of registration under SGST और UTGST shall be deemed to be the cancellation of CGST, हाँ ये भी सही है। Revocation of cancellation shall not be deemed to be, ये गलत है, और ये भी shall not deemed to be, ये भी गलत है। तो पहला तो सही है सर। ठीक, अगला देखो। The person making interstate supply of goods from Madhya Pradesh is compulsory required to get interstate ना get registered under GST dash provided such goods are not notified irrespective, सर उसके टर्नओवर से कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटरस्टेट है तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है सर। What is the validity of registration certificate granted? सर उसकी वैलिडिटी होती नहीं है, जब तक कैंसिल ना करो चलता रहता है। अगला देखो। ध्रुव तारा लिमिटेड, an electronic commerce operator, is liable to collect TCS under section 52 and is registered under GST.
However, it is going to close its operation from the next month. वो अपना ऑपरेशन नेक्स्ट मंथ से क्लोज करना चाहता है। तो आपको ये ऑप्शन दिए हुए हैं, उसके बाद नीचे अप्रोप्रिएट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। नो option is available for Dhruv Tara Limited to suo motu apply for cancellation of registration. Only proper officer can initiate cancellation of registration. अच्छा, Dhruv Tara Limited can apply in writing for cancellation of registration under GST if it is no longer required to collect TCS at source. ठीक है। Registration of Dhruv Tara Limited can be cancelled if the proper officer is satisfied that Dhruv Tara is no longer liable to collect tax at source under section 52 pursuant to the inquiry under GST law. तो सर हमसे पूछा है कि कौन सा ऑप्शन इसके लिए सही है। तो सर अगर ये चाहे तो देखो, अगर ये नो लॉन्गर रिक्वायर्ड है टीसीएस के लिए तो ये अप्लाई कर सकता है, ठीक है। अगर प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि सर उसका टीसीएस एप्लीकेबल ही नहीं है उस पर, तो भी हो सकता है। ये पॉइंट तो गलत है सर कि ऑप्शन अवेलेबल नहीं है उसके पास सुओ मोटो ऑप्शन होता है सर, वो अप्लाई कर सकता है रजिस्ट्रेशन कैंसिल के लिए। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। आगे देखो, हाउ इज द एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेटेड फॉर द डिटरमाइनिंग थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन। सर ये वाला क्वेश्चन तो रटा हुआ है क्योंकि ये एग्जाम में आया हुआ है, इसका तो ऑप्शन ही डी है सर। ये मतलब इतने बार आ चुका है कि इसकी कोई लिमिट ही नहीं है, याद हुई हो गया है। अगला देखो, मिस्टर जेड ऑफ हिमाचल प्रदेश स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस एंड मेकिंग सप्लाई इन द फर्स्ट मंथ। इंटरस्टेट सप्लाई किया 17 लाख, सप्लाई ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स किया 1 लाख, इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स किया 1 लाख। वेदर इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, क्या इसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा? हाँ सर, कंपलसरी कराना पड़ेगा। इंटरस्टेट कर दिया है, इंटरस्टेट के केस में कंपलसरी हो जाता है। अगला देखो, पी लिमिटेड हैज इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस अंडर द Companies Act 2013 in the state of Maharashtra and from where it ordinarily carries on its business of taxable goods. It also has a warehouse in the state of Telangana for storing said goods. What will be the place of supply? सर ये तो place of supply का कहाँ रजिस्ट्रेशन में डाल दिया है सर, दोनों होगा ना सर। हम प्लेस ऑफ सप्लाई वाले चैप्टर में पढ़ के आए हैं सर कि प्लेस ऑफ सप्लाई जहाँ से आप गोडाउन, वेयर हाउस, ये सब चीजें आ जाती है सर प्लेस ऑफ सप्लाई में, मतलब वो सब प्लेस ऑफ बिजनेस माना जाता है सर, ठीक है। ये तो प्लेस ऑफ बिजनेस की डेफिनेशन में कवर हो जाता है। उसके बाद अगला देखो, अ नॉन रेजिडेंट एक्सेल पर्सन इज रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया सर, एटलीस्ट 5 days प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अगला देखो, मिस्टर एक्स अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग एनी टैक्सेबल सप्लाई ऑफ द नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स और प्रीडोमिनेटली हैंडीक्राफ्ट हैंडमेड नोटिफाइड प्रोडक्ट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है सर, ठीक है। फॉर मिस्टर एक्स एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, देखते भाई, मिस्टर एक्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू टेक रजिस्ट्रेशन। नहीं सर, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, ये तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में कवर होता है। मिस्टर एक्स इज रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी द एग्रीगेट टर्नओवर। नहीं सर, वो हैंडीक्राफ्ट वगैरह में रजिस्ट्रेशन की लिमिट देखते थे सर, ये पॉइंट हो ही नहीं सकता। तो यही है सर, मिस्टर एक्स हैज टू कंपलसरी गेट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी लॉ इररिस्पेक्टिव ऑफ द थ्रेशोल्ड लिमिट। वो हैंडीक्राफ्ट वगैरह रहता तो 20 लाख की लिमिट देख लेते सर। Which of the following person is mandatory required to go undergo आधार ऑथेंटिकेशन? ये तो गवर्नमेंट है सर, गवर्नमेंट, आईसीआई, ये स्पेशल स्टैट्यूटरी बॉडीज है, इनको तो छोड़ दिए हम। ये सर सप्लायर और पान मसाला, ये इसको करवाना पड़ेगा सर आधार ऑथेंटिकेशन, बाकी ये 3 तो बच गए सर, ठीक है। अगला देखो, राम एन इंडिविजुअल बेस्ड इन गुजरात इज इन एन एम्प्लॉयमेंट एंड अर्निंग 10 lakh as salary. He is also providing intra-state consultancy services to different organizations on growth and expansion of business. His turnover from the supply of such services is 12 lakh. Okay. Determine whether Ram is liable for taking registration as per the provision of the act. ये इसलिए पूछा क्योंकि एम्प्लॉयमेंट से 10 लाख और सर्विसेज से 12 लाख, तो 10 और 12 हो गया 22 लाख। तो वो आपसे ये जानना चाहता है कि सर क्या ये लायबल टू जीएसटी है कि नहीं सर, क्या जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा कि नहीं? तो ध्यान दो सर, यस एज इज एग्रीगेट टर्नओवर इज मोर देन 12 लाख। नो, 40 लाख की तो लिमिट ही नहीं है सर। नो, एज अ सर्विसेज इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट डज नॉट कंस्टिट्यूट सप्लाई एंड देयरफॉर एग्रीगेट टर्नओवर इज लेस देन 12 लाख। यही तो बात होगी सर, क्योंकि जो एम्प्लॉयमेंट वाला है, अगर आपको याद हो तो ये शेड्यूल 3 में कवर्ड है, और शेड्यूल 3 में मतलब नेगेटिव लिस्ट है, तो ये तो कवर ही नहीं हो रहा है सर, तो ये कंस्टिट्यूट ही नहीं करता सप्लाई, तो इस पे जीएसटी की बात ही कहां से कर रहे हो सर।
ठीक है, यस नहीं बाकी तो हो गया। ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन वाला हुआ। और टैक्स इनवॉइस के भी क्वेश्चंस देख लेते हैं सर। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, आर इनकरेक्ट, सॉरी इनकरेक्ट अंडर जीएसटी लॉ। इनकरेक्ट बोल रहा है ना, ध्यान देना सर। सर, इफ द सप्लायर has earnestly declared a value which is more than the actual value of the goods services provided, then he can issue a credit note। ये तो सही है सर, इनकरेक्ट की बात कर रहा है। if the supplier declared some special discount which is offered after the supply is over, then he cannot issue a credit note। yes सर, पहले एग्रीमेंट होना चाहिए, आईटीसी रिवर्स होना चाहिए, वो इनवॉइस से लिंक होना चाहिए, कंडीशन है सर। if the quantity received by the recipient is more than what he has declared in the tax invoice, then the supplier can issue a debit note। हाँ, हम पैसा लेंगे, ठीक। तो ये तो बात सही हो गई सर। देयर इज नो टाइम लिमिट फॉर टू डिक्लेयर द डिटेल्स ऑफ द डेबिट नोट। ये गलत है सर, डेबिट नोट के लिए भी टाइम लिमिट वही है सर, 30th नवंबर ऑफ द सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, दोनों में विचएवर इज अर्लियर। तो ऑप्शन हमारा फोर्थ, मतलब ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखो, वेयर द गुड्स बीइंग सेंट और टेकन ऑन गुड्स फॉर अप्रूवल। सर, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस वाली बात है, तो ऑन और बिफोर एट द टाइम ऑफ सप्लाई और 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल, दोनों में विचएवर इज अर्लियर टाइम लिमिट है सर इनवॉइस इशू करने की। अगला देखो, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मे Z Limited sold goods to Y Limited for 2,55,000 and charged GST at the rate of 18%. However, owing to some defect in the goods, Y Limited returned some of the goods by issuing debit note of 40,000 in the same month। ठीक है, Z Limited records the return of goods by issuing a credit note of 40,000 plus GST in the same amount। इन दिस सिचुएशन जीएसटी लाइबिलिटी कितनी होगी सर? तो 2,55,000 था माइनस 40,000 रिटर्न हो गया सर गुड्स। ठीक है, क्रेडिट नोट भी इशू हो चुकी है, तो बचा बैलेंस, और बैलेंस पे सर जीएसटी की बात आएगी तो 38,700 हो जाएगा सर जीएसटी लाइबिलिटी, क्योंकि 40,000 पे तो रिवर्स हो गया ना, जीएसटी भी पे कर दिया उसने। अगला देखो, सुहास एंड कंपनी आर रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, इट डिड नॉट इशू, ये इंपॉर्टेंट है, ये पहले भी एग्जाम में आया हुआ है, नॉट इशू टैक्स इनवॉइस इफ द वैल्यू ऑफ सच सप्लाई ऑफ सच सर्विसेज इज लेस देन। सर ये सर 150, बहुत सारे स्टूडेंट एग्जाम में 200 करे थे सर, 200 तो मैक्सिमम लिमिट है, उससे कम होना चाहिए ना सर, तो उससे कम तो 150 है ना सर। ठीक है, इन केस ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एनबीएफसी टू अनदर डिस्टेंट पर्सन द इनवॉइस टू बी इशूड विद इन अ पीरियड ऑफ 45 days। ये तो हम पढ़ के आए हैं। अगला देखो, इनवॉइस शैल बी प्रिपेयर्ड डैश इन केस ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स, गुड्स के केस में ट्रिप्लिकेट होता है, सर्विसेज के केस में डुप्लीकेट होता है। ठीक है, ये था टैक्स इनवॉइस वाला। अब अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स के भी देख लेते हैं सर। देखो, where the dash consider that any class of a taxable person is not in a position to keep and maintain accounts in the accordance with the provision of this section, he may, for the reason to be recorded in writing, permit such class of taxable person to maintain accounts in such manner as may be prescribed। कौन है ये आदमी? ये आदमी कमिश्नर है। ठीक है, ध्यान रखना है सर, मतलब एमसीक्यू के लिए ध्यान रखने वाली बात है। हाउ द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स बी ऑथेंटिकेटेड बाय रजिस्टर्ड पर्सन। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स कैसे ऑथेंटिकेट कराओगे सर? ये तो डिजिटल साइन होगा सर, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स है। अगला देखो, with what course of action can be adopted if there is any incorrect entry made in the books of accounts other than those of a clerical error। क्लैरिकल नहीं है सर, उसके अलावा अगर कोई दिक्कत है तो फिर उसको उस केस में अपन क्या कर सकते हैं सर? अपन क्या करें अगर इनकरेक्ट एंट्री है तो? इट कैन बी डिलीट तो सोचना भी मत, इट मस्ट बी डिलीटेड, नहीं डिलीट तो सोचना भी मत। इट कैन बी स्कोर्ड आउट अंडर अटेस्टेशन। हाँ, अटेस्टेशन से उसको हटा दो सर, क्योंकि इनकरेक्ट एंट्री है तो उसके उसमें साइन मत हो जान दो, एक बार साइन हो गया तो फंस जाओगे सर, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा। Who is not required to maintain records relating to stock of goods and detail of taxes in terms of Rule 56? इसको नहीं मेंटेन करना पड़ता भैया, कंपोजिशन वाला ही तो है, इसको क्यों मेंटेन करना है? इसके साथ ये सब कहानी नहीं है सर, क्रेडिट तो लेगा ही नहीं। A registered person is required to maintain books of accounts relating to, रजिस्टर्ड पर्सन है, सब चीजों की डिटेल मेंटेन करना पड़ेगा। इन विच मैनर इट इज मैंडेटरी टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स? सर एनी फॉर्म, आप इलेक्ट्रॉनिकली भी मेंटेन कर लो, फिजिकली भी मेंटेन कर लो, मैनुअल जैसे करना है करो, सब चलेगा, सरकार को उससे कोई दिक्कत नहीं है। बुक्स मेंटेन करना वो इंपॉर्टेंट है। A registered person is engaged in manufacturing plastic bottle is required to maintain, प्लास्टिक बॉटल मेंटेन मैन्युफैक्चर करता है तो सर इसको चारों चीजें मेंटेन करनी पड़ेगी, क्योंकि क्रेडिट लेगा ना, सब चीजें करेगा। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस मींस द प्लेस ऑफ बिजनेस, भाई पढ़ना पड़ेगा,
एज इन्फॉर्म टू द जीएसटी ऑफिसर सेपरेटली, ऐसा तो कुछ पढ़े ही नहीं है सर, ऐसा तो कोई पॉइंट ही नहीं पढ़े। एज मेंशन इन इनकम टैक्स कहां से आ गया सर? एज मेंशन इन द सर्टिफिकेट ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन, ये बोल सकते सर। एज मेंशन इन द साइड बोर्ड ऑफ द प्रीमाइसेस, नहीं सर, ना, ये नहीं। अगला देखो, ऑल द रिकॉर्ड्स एंड अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी रिटेन्ड अंटिल द एक्सपायरी ऑफ, ये तो सिंपल है सर, 72 मंथ्स। आई होप आपको समझ आया होगा। ये अपन ने 3 चैप्टर के एमसीक्यूज कवर किए, अब बचे हुए 3-4 चैप्टर है उसके एमसीक्यूज अपन कवर कर लेंगे, तो उससे जीएसटी के पूरे एमसीक्यूज कवर हो जाएंगे। आपसे मेरी सिंपल एक ही रिक्वेस्ट है, लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना। मैराथन मैंने ले लिया, इनकम टैक्स जीएसटी के केस सिनेरियोस जीएसटी के हो गए, इनकम टैक्स के हो गए, इनकम टैक्स के एमसीक्यू हो गए, सब कुछ है इस चैनल में टैक्स के लिए। बैठ के पढ़ो तो सही, साथ में मजा आ जाएगा। ठीक है, चलो, थैंक यू फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमान नगर। ध्यान से सुनना सर, जितने भी सीए इंटर वाले स्टूडेंट हैं जो भी जनवरी में एग्जाम्स दे रहे हैं, उनका जीएसटी एमसीक्यू का ये लास्ट पार्ट, इससे पहले 3 पार्ट मैंने अपलोड कर दिए, ये लास्ट है सर। इसके बाद हमारा एमसीक्यू की सीरीज कंप्लीट। तो आपसे सिंपल एक रिक्वेस्ट है, लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना। इससे पहले मैंने इनकम टैक्स जीएसटी के पूरे मैराथन और बाकी सब चीजें ले चुकी है सर। इनकम टैक्स में आपको जितना जीएसटी में जितनी चीजें चाहिए सब इस चैनल पे मिल जाएगा। आपको सिर्फ इस चैनल में ओवरव्यू करना है, गो थ्रू करना है, सब चीज मिल जाएगा, केस सिनेरियोस एमसीक्यू सब। लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम एंड लेट्स स्टार्ट सर, क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। आज हमारे 12, 13, 14, 15 4 चैप्टर है, चारों चैप्टर के एमसीक्यूज कवर करेंगे सर, तो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, ध्यान देना। बट अच्छा, ये एमसीक्यूज वगैरह की पीडीएफ वगैरह भी मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा ना, ठीक है। आता मैं क्वेश्चन 1, देखो, अ रजिस्टर्ड पर्सन हैज टू ट्रांसपोर्ट गुड्स फ्रॉम इट्स वेयर हाउस टू इट्स डिपो लोकेटेड एट a distance of 300 kilometers in a normal cargo, ठीक है। E-way bill is generated at 0004, ठीक है, 12:04 on 14th March. It will expire on, कब एक्सपायर होगा भैया? ये नॉर्मल कार्गो है, ठीक। तो नॉर्मल कार्गो एक दिन में कितना किलोमीटर चलता है? 200, तो 2 दिन का हो जाएगा सर, क्योंकि 300 किलोमीटर है तो 2 दिन हो जाएगा। 2 दिन मतलब ये 14 + 2 16, तो सर ये 12:04 है, तो ये नेक्स्ट डे हो गया। तो नेक्स्ट डे मतलब सर ये 15, 16, 17 हो जाएगा सर। 16, 17 की 12 बजे तक, मिडनाइट तक का टाइम पीरियड रहेगा ई-वे बिल का। आई बात समझ, बैठा दिमाग में, ये इसकी वैलिडिटी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अजय प्रोप्राइटर ऑफ अ फर्म सूर्या स्टील प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड इन हरियाणा हैज ऑर्डर्ड टीएमटी स्टील्स, इसको has ordered TMT steel bars amounting to rupees 5,75,000 excluding GST at the rate of 18% on 1/5/2023, ठीक है, 2:25 PM from Kindle Steel registered in Madhya Pradesh, which is at a distance of 650 kilometers from the factory of Surya Steel Private Limited in Haryana. Okay. E-way bill is generated immediately and the validity of the E-way bill is 4 days. Wow, खुद सामने से बता दिया वैलिडिटी वगैरह, तो ये सब कचर हमें करना ही नहीं है। However, due to unforeseen circumstances, Surya Steel Private Limited asked Kindle Steel to cancel the order. अच्छा भैया, 2:25 को ऑर्डर दिया और 3:45 को ऑर्डर कैंसिल करने भी बोल दिया। The goods are still in the warehouse of the Kindle Steel and who has asked its accountant to cancel the E-way bill. So what is the time period within which the E-way bill be cancelled? बाप रे, इतनी पूरी कहानी के बाद ई-वे बिल कब कैंसिल होगा सर? ई-वे बिल कैंसिल करने के लिए हमारे पास टाइम पीरियड कितना है सर? विद इन 24 आवर्स हमें कैंसिल करना होता है सर। अगला देखो, Style Associates Delhi deals in denim garments has ordered jeans from a super garments in Ludhiana, Punjab, which is 310 kilometers away from its warehouse. E-way bill is generated by the super garments and the order is coming by a normal cargo. ठीक है भाई, तो divided by 200 मतलब 2 दिन। How many days the E-way will be valid from the time it is generated? Very simple sir, 2 दिन का टाइम पीरियड, क्योंकि 200 किलोमीटर का लिमिट होता है सर, ठीक है। अगला, Anna Private Limited registered in Delhi sell goods to Krishna Chand registered in Punjab, consignee, a grocery store owner. The consignment contain eggs and fish of the value 50,000 exempt from GST and corrugated boxes for packaging the eggs and fish of the value 40,000 excluding GST. मतलब इस पे GST है, 50,000 वाले में GST नहीं है। तो आपसे पूछ रहा है सर, कंसाइनमेंट वैल्यू फॉर जनरेशन ऑफ ई-वे बिल, कंसाइनमेंट वैल्यू क्या होगा? एग्जेम्प्टेड तो हम लेते नहीं है सर, तो 40,000 प्लस 18% ये आ रहा है सर 47,200। वैसे एक मस्त वाली बात बताऊं,
चलो ठीक है 47,200 आ रहा है, बट हम पढ़ के आए सर 50,000 से कम की वैल्यू हो तो ई वे बिल जनरेट भी नहीं करना पड़ता। ठीक है, अब यहाँ पर कंसाइनमेंट की वैल्यू पूछा इसलिए ये बता दी अपन। अगला देखो, एबीसी लिमिटेड जनरेटेड ई वे बिल ऑन 12th Feb एट 14, मतलब ठीक है दोपहर के 2 बजे। इट ट्रांसपोर्टेड ओवर डायमेंशनल कार्गो फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर्स। तो 100 ओवर डायमेंशनल कार्गो एक बार में 20, एक दिन में 20 किलोमीटर्स की कहानी है सर। तो डिवाइड बाय 100 डिवाइड बाय 20 करेंगे तो 5 डेज आ जाएगा। द वैलिडिटी पीरियड ऑफ द ई वे बिल विल एक्सपायर ऑन 5 डेज की ई वे बिल की वैलिडिटी है सर। ठीक है, तो 5 डेज 12th Feb से गिनना है सर। तो 12th Feb से हो जाएगा 5 डेज, ये आएगा सर 5 दिन ऐड किया तो 17-18 मिडनाइट 17-18 तक पहुंचेगी कहानी सर ई वे बिल की वैलिडिटी। समझ आया? आगे बढ़ते हैं, ये ई वे बिल के तो क्वेश्चन होगा सर। आओ पेमेंट ऑफ टैक्स के क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द एप्लीकेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ अ रजिस्टर्ड पार्टी फेल्स टू पे द अमाउंट ऑफ टैक्स? ये तो बहुत ही सिंपल है सर, 18%। How many branches can be nominated by the authorized bank as its electronic focal point branch to collect payment of GST? GST only one branch। ये मेरे ख्याल से एक अच्छा क्वेश्चन है, स्टूडेंट इसका एमसीक्यू पढ़ के जाए। जनरली क्या होता है, ये छोटे मोटे पॉइंट हम आखिरी टाइम इररिलेवेंट समझ के नहीं पढ़ते, तो थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात। बैलेंस इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर कैन बी यूटिलाइज अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स। ये बहुत ईजी है। How much time does a receipt for the payment made online takes to appear at the common portal? Sir, instant, online है, instant. Which of the following shall be discharged first while discharging liability of a taxable person? All the dues of the previous tax period. Yes, sir. Institute ने एग्जाम में यहाँ पर चेंज करके all of the above दिया था। ठीक है, how many types of challans are generated for all the taxes, fees, penalties, interest and other payment to be made under the GST regime? कितने टाइप के चालान होते हैं सर? हमने तो एक ही चालान पढ़ा है कि 3 टाइप के चालान पढ़ा है? याद आ रही है कहानी थोड़ी सी? तो हमने तो सर एक ही चालान पढ़ा है, सिंगल चालान। अगला देखो, सेल्फ असेस्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन व्हिच रिफ्लेक्ट इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर can be used to make the payment of which of the following liabilities? तो सर ITC है। ITC को हम किसके लिए यूज करेंगे? टैक्स के लिए करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगला देखो, which type of number is created for every successful चालान generated by the taxpayer to identify the चालान? चालान को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा जनरेट होता है? CPIN। ये स्टूडेंट, हर स्टूडेंट पढ़ता है इसको रेगुलर क्लासेस में, बट अच्छा है, एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने लायक है, एग्जाम में पूछने लायक भी है। और टीडीएस टीसीएस के क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द टीसीएस required to be collected by the e-commerce operator. A supplier sold goods through e-commerce operator 1,18,000 including GST। तो हमें तो सर एक्सक्लूडिंग देखना होता है, 1 लाख हो गया वैल्यू, आउट ऑफ विच 23,600 इंक्लूडिंग GST। तो मतलब इस पे भी 18% GST इंक्लूडेड होगा, मतलब 20,000 का गुड्स which were returned by the customer। तो इसमें से 20,000 माइनस कर लो, 80,000 का गुड्स हो गया। ठीक है, अब हमें पूछ रहा है कि भैया TCS की कहानी है, तो TCS कितना होगा? तो TCS तो हमारा सर 800 हो जाएगा। 80,000 इंटू 1% कर लो सर। आगे देखते हो, Mr. P located in Gujarat engaged in providing taxable services to a government undertaking Daman branch। सर एक गुजरात एक दमन ब्रांच। ठीक है, इन दिस केस गवर्नमेंट अंडरटेकिंग इज लायबल टू डिडक्ट TDS। TDS तो डिडक्ट करेंगे सर इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 51 वेयर द टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट एक्सीडिंग 2,50,000। तो एक है दमन की ब्रांच, एक है गुजरात की ब्रांच, दो अलग अलग ब्रांच हो गए सर। तो इस केस में जो TDS होगा वो CGST और SGST तो नहीं होगा सर, IGST होगा सर, क्योंकि अलग अलग स्टेट हो गए सर, एक यूनियन टेरिटरी हो गई और एक तो स्टेट हो गया गुजरात। ठीक है, अंडर द GST लॉ हु इज लायबल टू कलेक्ट TCS ऑन द नेट वैल्यू ऑफ द टैक्सेबल सप्लाईज मेड थ्रू इट बाय द सप्लायर। कौन कलेक्ट करेगा? तो कौन कलेक्ट करता है? ई-कॉमर्स ऑपरेटर। और कौन कलेक्ट करता है? TCS। अगला देखो, नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई फॉर द पर्पस ऑफ TCS अंडर सेक्शन 52 ऑफ द CGST एक्ट एक्सक्लूड। क्या एक्सक्लूड करते हैं भाई? GST के टैक्सेस एक्सक्लूड करते हैं। एग्रीगेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज अंडर रिवर्स चार्ज ये भी एक्सक्लूड कर देते हैं। जो गुड्स रिटर्न हुए ये भी एक्सक्लूड कर देते हैं। लो भाई,
ऑप्शन तो डी हो जाएगा। व्हेन टैक्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड, टैक्स कब रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड नहीं है, तो ये 2 लाख वाली लिमिट ही नहीं है, 2.5 लाख वाली लिमिट है, बट 2.5 लाख में एक्सक्लूडिंग टैक्सेस है सर। ठीक है, आ गया हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में। Krishna Udyog, a state government establishment registered under GST in Maharashtra, has provided fabric worth 2,80,000 excluding GST of 12% from Talwar Fabrics registered in Haryana interstate. Determine the amount of TDS Krishi Udyog is liable to deduct while making payment to Talwar Fabrics. तो आपसे सर क्या पूछ रहा है, आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है सर टीडीएस की अमाउंट। तो सर टीडीएस कितना हो जाएगा सर, 2% हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट है ना, खुद ही तो बताया सर। तो सर 2,80,000 इसका 2%, 5,600 सर, इतने का टीडीएस। अच्छा, ये क्वेश्चन एक बार प्रैक्टिस करके जाना चाहिए, इनकेस अगर एग्जाम में आ गया तो मस्त है, 1-1 मार्क्स तो मिल जाएगा, या 2-2 मार्क्स का आ गया तो 2-2 मार्क्स मिल जाएगा। अगला देखो, हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ गुजरात गवर्नमेंट इज मेकिंग अ पेमेंट ऑफ 3,54,000, 3 लाख फॉर द वैल्यू ऑफ सर्विस, 54,000 फॉर द जीएसटी छोड़ दो, टू अ सप्लायर फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्रिंटिंग, कैलकुलेट टीडीएस। अब टीडीएस की बात है सर, एक बात ठीक है, ठीक है, तो जीएसटी में सॉरी टीडीएस डिडक्ट करने की बात है सर, तो टीडीएस कितना डिडक्ट होगा सर, 2%, 6,000। आगे बढ़ते हैं, स्टार फुटवेयर जीएसटी कंपोनेंट पे टीडीएस नहीं होता, बहुत सिंपल बात है। ठीक है, अगला देखो, ये क्वेश्चन मेरे को पसंद है, ये अच्छा क्वेश्चन है सर, इंपॉर्टेंट है। स्टार फुटवेयर, अ रजिस्टर्ड सेलर फ्रॉम महाराष्ट्र, हैज रिसीव्ड एन ऑर्डर ऑफ शूज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड होलसेलर फ्रॉम उड़ीसा, एक महाराष्ट्र एक उड़ीसा, थ्रू अ ई-कॉमर्स साइट zamba.com, amounted to rupees 37,500 exclusive of GST. Star Footwear gave 10% discount at the time of supply to the wholesaler, ठीक है, and received 37,800, ठीक है। What is the amount of tax that would be collected by the e-commerce operator? आपसे पूछ रहे सर कितना टैक्स कलेक्ट करेगा ई-कॉमर्स ऑपरेटर। तो सर ये जो 37,800 है, ठीक है, ये इसमें जीएसटी इंक्लूडेड है भाई, स्टार फुटवेयर वाला है जो आगे सप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो टैक्स कितना कलेक्ट करेगा बोल रहा है ना सर, तो वैल्यू एट द टाइम टू द होलसेलर इतना है 37,800। अब इस पे सर जीएसटी इंक्लूडेड है, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, तो जीएसटी वाले अमाउंट पे टीसीएस नहीं होता, तो आप क्या करो, जीएसटी सर 12% आपको पहले ही बताया है सर, ठीक है, तो ये हो जाएगा डिवाइड बाय 1112 इंटू 100 कर लो सर, क्योंकि हमें बिना जीएसटी के अमाउंट पता करना है सर। तो ये 37,800 डिवाइडेड बाय 112 इंटू 100, ये आ रहा है सर 33,750, इतनी वैल्यू का सप्लाई किया है टू द होलसेलर। तो उस केस में इतनी वैल्यू पे ई कॉमर्स ऑपरेटर जो है वो सर टीसीएस कलेक्ट करेगा। अब इस पे कितना परसेंट सर, इस पे 1%, तो 1% कितना हो जाएगा सर, इसका 1% ये आ रहा है सर 337.50। समझ आया? इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, मेरे को ये क्वेश्चन पर्सनली इसलिए प्रेफर्ड है क्योंकि 2 अमाउंट दिए, स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकता है सर, ठीक है, कंफ्यूज हो सकता है, ठीक। स्टूडेंट के कंफ्यूज होने के बेहद चांसेस हैं, हाँ कंफ्यूज होने के चांसेस तो हैं। और मेरे को ना इसके अमाउंट में कुछ गड़बड़ लग रही है, बाकी देखते हैं, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 51 रिलेटिंग टू टीडीएस आर एप्लीकेबल ओनली टू सच अथॉरिटीज और बोर्ड और एनी अदर बोर्ड body set up by the parliament or state legislative or established under the government in which -% of more participation, ये तो 51 है, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया सर। अगला, फ्लोरेट ज्वेल्स प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड इन महाराष्ट्र sells
floral jewelry via e-commerce operator Zibil.com. Ajay placed an order of 10 sets of floral jewelry in different colors, each costing 5,000. GST at the rate 18% not included on 20th May 2023. तो एक सेट 5,000 का, 10 सेट हो गए 50,000 के, ठीक है. However, he returned 2 set back. तो 2 into 5 मतलब 10,000 का रिटर्न किया, तो बचा कितना? 40,000. In accordance with the exchange policy of Zibil.com, determine the value of supply on which the Zibil could collect TCS. कितने पे सर? 40,000 रिटर्न करने के बाद बचा, तो इसका 1% कितना हो जाएगा? 4,000. अच्छा, हमसे TCS के अमाउंट नहीं पूछा है, हमसे वैल्यू ऑफ सप्लाई पूछा है. तो वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना होगा? 40,000. आया समझ? अगला देखो. At which point of time TDS is required to be deducted? Payment to supplier. What is the due date of payment of TDS? Set 10th of the 10th of the succeeding month. समझ आया? ये हमारा TDS TCS कंप्लीट हुआ. अब रिटर्न वाला लास्ट, इसके बाद हमारा कंप्लीट हो जाएगा MCQ. ठीक है, देखो सर. RR Stationery, dealer of wholesaler and retail stationery items, are registered under QRMP scheme in the GST for the financial year 23-24. He has opted for the fixed sum payment method. Fixed sum payment method मतलब याद है 35% वाली कहानी, ठीक है. And tax paid in cash 10,000 in April, 12,000 in May, 7,000 in June, July. ठीक है भाई. Okay. Now RR Stationery want to deposit for the month of July. ठीक है. अंडर QRMP स्कीम, फिक्स सम पेमेंट मेथड, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी डिपॉजिटेड. तो सर तीनों टैक्स को ऐड कर लो और इसका 35% कर लो. वैसे तो आप अलग अलग भी देख सकते हो, बट तीनों को ऐड करके, क्योंकि यहाँ पर CGST SGST अलग अलग नहीं दिया हुआ है, तो तीनों को ऐड करो और इसका 35%, मतलब 29,000 का 35%, ये आ जाएगा 10,150. समझ आया? अगला देखो. Kaliman Associates made an application for cancellation of GST registration in the month of March due to closure of its business. Its application for cancellation of GST registration was approved with effect from 4th September by the proper officer by passing an order on the same on 14th September. तो 4th या 14 दोनों में whichever is later से 3 महीना हमारे पास टाइम है सर. ठीक है, फाइनल रिटर्न फाइल करने के लिए तो 3 महीने का टाइम है. तो ये हमारा ऑप्शन हो गया सर, 14 दिसंबर तक हमारे पास टाइम है. आगे देखो सर. Mr. Rishabh Gaba, registered under GST in Delhi, had a turnover of 75 lakh in the previous year. He has registered himself under composition scheme in GST as his project is sale to be below 1.5 crore in the forthcoming year, and all the sale will take place within Delhi. ये तो composition scheme वाला आदमी है. He has deposited his tax quarterly. He want to file the return annually. तो एनुअली तो सर इसकी कंपोजिशन वालों की क्या होती है? GSTR 4 होती है. अगला देखो. ABC Limited supplied taxable goods at a list of price of 1,53,000 to PQR Limited. Considering that these goods are of brittle nature, PQR Limited has asked for an appropriate tracking of the same to avoid breakage during transportation. ABC Limited additionally charged 5,500 towards packaging charges. ABC Limited has also decided subsidy of 2,800 per item from the state government on the sale of such item. ठीक है. Determine the value of supply assuming that cash discount is allowed at the rate of 2.5% of the list price. अब देखो सर, ये सब्सिडी के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं है, ना ही प्राइस लिंक बोला है, ना ही ऑलरेडी एडजस्टेड बोला है, कुछ भी नहीं बोला है. अब अगर कुछ नहीं बोलता है ना, तो उस केस में क्वेश्चन में ये मान लेना चाहिए कि सब्सिडी एडजस्ट हो चुकी है, हमें कुछ नहीं करना है. तो ये सर 1,53,000 है. 1,53,000 इसमें माइनस कर लो सर पहले तो 2.5% का डिस्काउंट, माइनस 2.5% का डिस्काउंट, फिर प्लस कर लो सर 5,500, प्लस कर लो 5,500, तो ये आ जाएगा सर 154,675. समझ आया? अगला क्वेश्चन देखो. Nirman Industries, registered in Faridabad, Haryana, has purchased goods from 3 suppliers registered in Delhi and 2 suppliers registered in Punjab. One supplier from Delhi failed to file his GSTR 1 on time, assuming no supplier has opted for QRMP scheme. Now Nirman Industry want to evaluate its tax payable in cash for the subject month and check whether the company has to
company has failed to file their GSTR1 to calculate available input tax credit. Which form should be used? Which form should Nirman Industry check to calculate avail? कुछ words missing लग रहे हैं. To calculate an eligible input tax credit. तो सर एक बात समझो, सामने वाले ने GSTR1 में नहीं डाला तो वो मुझे कहाँ जाके चेक करना पड़ेगा सर? GSTR2B में चेक करना पड़ेगा सर, मंथली के बेसिस में चेक करना पड़ेगा कि सर कौन पर्सन ने जो क्या बोलते हैं आउटवर्ड की डिटेल नहीं डाली जिसके कारण मुझे क्रेडिट नहीं मिल रही है. ठीक है, आगे देखो. शुभम ट्रेडर प्राइवेट लिमिटेड इज रजिस्टर्ड इन मेघालय. इट्स टर्नओवर इमीडिएटली प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर इज 4.95 करोड़. ठीक है. While filing its GSTR1 for the current financial year, the accountant is preparing the HSN summary but is unaware about the number of digit. ठीक है सर, 2 करोड़ से ऊपर है, 5 करोड़ से नीचे. HSN कोड कितना? 6 डिजिट. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. The due date of filing final return is, ये तो अब भी पढ़ के आए सर, 3 months. Mr. Ritesh runs an e-commerce website Flipover. And he has registered himself as an e-commerce operator under GST in Delhi. Being an e-commerce operator, Flipover need to furnish the detail of the supplier on which it has collected TCS. Okay. TCS के लिए GSTR क्या है? GSTR 8 होता है सर. अगला देखो. Jayanti Candles and Company registered in Maharashtra supplies commercial grade candles to its customers pan India. On 24th August 2023, its accountant received a call from a customer in Odisha that its GSTR2B has not reflected a bill dated on 22 April 2023 till now. अच्छा भाई, सामने वाले अकाउंटेंट ने फोन करके बोला भैया मेरे क्रेडिट में नहीं दिख रहा है. तो सर इसने GSTR1 इनएडवर्टेडली एंटर्ड किया था सर. ठीक है, गलत तरीके से एंटर किया था तो उसके कारण 2B में उसके रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है. तो बोल रहे सर इन विच रिटर्न के अंदर बिल भी अमेंडेड. अब बिल कब अमेंड हो सकता है सर? जब अगस्त में GSTR1 डालेगा तो अमेंड कर लेना भाई. अगस्त के GSTR1 में ही तो अमेंड कर पाएगा. और कब कर पाएगा सर? ठीक है, क्योंकि अप्रैल वाला टाइम तो निकल गया. While filing GSTR3B of the taxable person registered in GST, which of the following need not be mentioned in the form GSTR3B? 3B में क्या नहीं आएगा? समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज ये आता है. इनवॉइस वाइज डिटेल नहीं आती सर. इनवॉइस वाइज डिटेल तो GSTR1 में जाती है सर. पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज ये आता है. एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट ये सब हमें पता चलता है सर. आई बात समझ? ये मैंने आपके GST के पूरे क्वेश्चंस करवा दिए. आई होप समझ आया होगा. प्रैक्टिस करना, फ्रेंड्स को शेयर करना, लाइक करना, इंपॉर्टेंट होते हैं ये सब सर. ठीक है, इससे अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाती है, कई सारे कंसेप्ट भी क्लियर हो जाते हैं. आई होप ये आपको समझ आया होगा. लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना. ठीक है, चलो, थैंक यू फ्रेंड्स.